एक अजीम जंगजू, एक बेरहम फातेह और एक ऐसी सल्तनत का मेमार जिसकी विसात तारीख ने पहले कभी न देखी थी। The Storytime Historian. एक अजीम जंगजू, एक बेरहम फातेह और एक ऐसी सल्तनत का मेमार जिसकी विसात तारीख ने पहले कभी न देखी थी। ये कहानी है तमूजन की, जो दुनिया में चंगेज खां के नाम से मशहूर हुआ। ये दास्तान मंगोलिया के वीरान और सर्द मैदानों से शुरू होती है और आधी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने बिखरे हुए कबाइल को एक कौम बनाया, जिसने जंग के नए तरीके ईजाद किए और जिसकी विरासत आज भी करोड़ों लोगों के लिए फख्र और लाखों के लिए दहशत की अलामत है। आज हम आपको इस अजीम खां की जिंदगी के उन पहलुओं से रोशनास कराएंगे जिनसे शायद आप वाकिफ न हों। हम उसके बचपन की मुश्किलात, उसकी जवानी की मोहब्बत और इंतकाम, उसके उरूज की लाजवाल दास्तान और उसकी सल्तनत के वो राज जानेंगे जिन्होंने तारीख का धारा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आइए वक्त के पर्दे हटाकर चलते हैं 12वीं सदी के मंगोलिया में और देखते हैं कि कैसे एक भूला बिसरा लड़का तारीख का सबसे बड़ा फातेह चंगेज खां बन गया। 12वीं सदी ईस्वी में मंगोलिया की वसीया व अरीज सरजमीन बेशुमार खुद मुख्तार और एक दूसरे से बरसरी पिकार कबाइल का मस्कन थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां बका का कानून चलता था, जहां ताकत ही सबसे बड़ी सच्चाई थी और कमजोरी का अंजाम सिर्फ मौत। इसी माहौल में सन 1162 के करीब दरियाए ओनवन के किनारे कबीला बुर्जगीन के सरदार यसुखी बहादुर के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई। उसका नाम तमूजन रखा गया। रवायत है कि वो अपनी मुट्ठी में खून का एक लोथड़ा लेकर पैदा हुआ था, जिसे उस जमाने के दुश्मनों ने इस बात की अलामत करार दिया कि ये बच्चा बड़ा होकर एक अजीम जंगजू और फातेह बनेगा। तमूजन के वालिद यसौखी एक मोजिज और ताकतवर सरदार थे। उन्होंने कई कबाइल को शिकस्त दी थी और अपने कबीले की धाक बिठा रखी थी, लेकिन मंगोलिया की सियासत और दुश्मनियां बहुत पेचीदा थीं। जब तमूजन सिर्फ 9 साल का था तो उसके वालिद उसे औलखुनूत कबीले में उसकी होने वाली दुल्हन बूरता के घर छोड़ने गए। उस जमाने के रिवाज के मुताबिक लड़के को कुछ अरसा अपने ससुराल में गुजारना होता था। वापसी पर यसुखई ने तातारी कबीले के एक गिरोह के साथ खाना खाया जो उसके पुराने दुश्मन थे। उन्होंने यसुखी को पहचान लिया और उसके खाने में जहर मिला दिया। यसुखी अपने घर तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ गया। ये वाकया तमूजन की जिंदगी का पहला और सबसे बड़ा तूफान था। बाप का साया सर से अगड़ते ही उसका खानदान बेयार व मददगार हो गया। यसुखई के कबीले ने, जिसकी क़ियादत अब ताइचूत कबीले के हाथ में आ गई थी, उसके खानदान को तन्हा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सबसे गहरे पानी खत्म हो गए हैं, सबसे मजबूत पत्थर टूट गया है और यसुखी की बेवाओं और बच्चों को बेसहारा छोड़कर चले गए। अब तमूजन, उसकी माँ ओलून और उसके बहन भाइयों के लिए जिंदगी एक कठिन इम्तिहान बन गई। वो जंगलों में मारे मारे फिरते, जंगली फल और छोटे जानवरों का शिकार करके पेट भरते। यहीं तमूजन ने बका के वो गुर सीखे जो आगे चलकर उसकी जंगी हिकमत अमलियों की बुनियाद बने। उसने तीरंदाजी, घुड़सवारी और हर किस्म के हालात में जिंदा रहने का फन सीखा। इस मुश्किल वक्त ने तमूजन की शख्सियत को सख्त और खुद इन्हिसार बना दिया। उसने ये भी सीखा कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता और ताकत ही सब कुछ है। उसी दौरान एक वाकया पेश आया जिसने उसकी क़ियादत की पहली झलक दिखाई। उसका सौतीला भाई बख्तर, जो शिकार में से अपना हिस्सा किसी को नहीं देता था, तमूजन और उसके सगे भाई कासर के हाथों मारा गया। ये एक सख्त कदम था, लेकिन उसने ये वाज़ेह कर दिया कि तमूजन अपने खानदान की बका के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसकी मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। ताइचूत कबीले के सरदार तरगोताई करल तक को खतरा महसूस हुआ कि यसुखी का बेटा बड़ा होकर अपने बाप का बदला जरूर लेगा। उसने तमूजन को पकड़वाकर उसे एक लकड़ी के शिकंजे में कैद कर दिया।
ये एक ऐसी सजा थी जो मौत से बदतर थी, लेकिन तमूजन की किस्मत में कैद रहना नहीं लिखा था। एक रात जब पहरेदार नशे में धुत थे, वो अपने शिकंजे समेत फरार हो गया। वो दरिया में छुप गया और बाद में एक हमदर्द खानदान की मदद से मुकम्मल तौर पर आजाद हो गया। उसके फिरार ने उसके नाम को मजीद मशहूर कर दिया और लोगों को यकीन हो गया कि इस नौजवान में कुछ खास है। ये बचपन और लड़कपन की सख्तियां ही वो भटी थीं जिसमें तपकर तमूजन का किरदार कुंदन बना। उसने भूख, बेइज्जती, कैद और गद्दारी सब कुछ देखा। इसने ये समझ लिया था कि अगर इस सरजमीन पर इज्जत से जीना है तो बिखरे हुए मंगूल कबाइल को एक झंडे तले इकट्ठा करना होगा, और इस झंडे को उठाने वाला सिर्फ वही हो सकता है। उसके दिल में इंतकाम की आग भी रोशन थी, अपने बाप के कातिलों, तातारियों से और अपने खानदान को बेसहारा छोड़ने वाले ताइचूदों से। यही आग आगे चलकर पूरे एशिया और यूरोप को अपनी लपेट में लेने वाली थी। कैद से फरार होने के बाद तमूजन ने अपनी बिखरी हुई ताकत को मुजतमा करना शुरू किया। उसका पहला कदम अपनी मगेतर बोर्ता को वापस लाना था। वो उसके कबीले औल खुनूत गया और अपने बाप के किए हुए वादे को पूरा किया। बोर्ता के वालिद ने न सिर्फ अपनी बेटी का हाथ तमूजन के हाथ में दिया, बल्कि उसे सियाह समूर की एक कीमती पोशाक भी जहीज में दी, जो उस वक्त एक बड़ी दौलत की अलामत थी। ये पोशाक सिर्फ एक लिबास का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि ये तमूजन की सफारती हिकमत अमली का पहला शाहकार साबित हुई। तमूजन ये कीमती तोहफा लेकर अपने वालिद के पुराने दोस्त और करायत कबीले के ताकतवर सरदार तुगरल खां के पास गया। तुगरल खां, जो यसूखी का एंदा यानी खूनी भाई था, उसने तमूजन को अपने बेटे की तरह कबूल किया और उसकी सरपरस्ती का ऐलान किया। ये तमूजन की पहली और सबसे अहम इत्तिहादी कामयाबी थी। तुगरल खां की ताकत वर फौज की हिमायत हासिल होने के बाद तमूजन अब एक मामूली भगोड़ा नहीं रहा था, बल्कि एक उभरता हुआ सरदार बन चुका था। उसी दौरान तमूजन ने अपने बचपन के दोस्त जमूखा से भी दोबारा राब्ता किया। जमूखा भी एक बासर सरदार बन चुका था। दोनों ने मिलकर अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया, लेकिन जल्द ही एक और आफत आन पड़ी। मरकियत कबीले ने, जिनकी यसूखी से पुरानी दुश्मनी थी, तमूजन के कैंप पर हमला करके बोर्ता को अगवा कर लिया। ये तमूजन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तमूजन ने फौरन अपने इत्तेहादियों तुगरल खां और जमूखा से मदद मांगी। तीनों ने मिलकर एक बड़ी फौज तैयार की और मरकियत कबीले पर हमला कर दिया। ये एक शदीद जंग थी जिसमें तमूजन ने बहादुरी के जौहर दिखाए और बिल आखिर बोर्ता को बाजियाब करा लिया। उस फतह ने तमूजन की शोहरत को चार चांद लगा दिए। लोग उसकी क़ियादत और बहादुरी के गुण गाने लगे और कई छोटे कबाइल उसके झंडे तले जमा होना शुरू हो गए। बोर्ता की वापसी के बाद तमूजन और जमूखा कुछ अरसे तक एक साथ रहे, लेकिन दोनों की क़ियादत के अंदाज और नजरियात में जमीन आसमान का फर्क था। जमूखा रवायती मंगोल इशराफिया पर यकीन रखता था, जहां क़ियादत सिर्फ खून और नस्ल की बुनियाद पर मिलती थी। उसके बरअक्स तमूजन मेरिटोक्रेसी यानी काबिलियत पर यकीन रखता था। वो अपने जंगजुओं को उनकी बहादुरी, वफादारी और सलाहियत की बुनियाद पर ओहदे देता था, न कि उनके खानदानी पस मंजर की वजह से। ये नजरियाती इख्तिलाफ जल्द ही खुली दुश्मनी में बदल गया। दोनों के रास्ते अलग हो गए और मंगोल कबाइल दो बड़े गिरवाहों में तकसीम हो गए, एक तमूजन का हामी और दूसरा जमूखा का। उसके बाद मंगोलिया की सरजमीन पर एक तवील और खून रेज खाना जंगी का आगाज हुआ। तमूजन ने इस दौरान कई अहम जंगें लड़े। उसने अपने पुराने दुश्मनों तातारियों से अपने बाप का बदला लिया और उन्हें इबरतनाक शिकस्त दी। फिर उसने ताइचूद कबीले का सफाया किया, जिन्होंने उसे बचपन में कैद किया था। उसकी सबसे बड़ी और फैसला कुन जंगें अपने साबिक इत्तेहादी तुगरल खां और अपने सबसे बड़े हरीफ जमूखा के खिलाफ थीं। तुगरल खान अपने बेटे के बहकावे में आकर तमूजन के खिलाफ हो गया था, लेकिन तमूजन ने उसे शिकस्त देकर करायत कबीले को अपनी सल्तनत में जम कर लिया। आखिर में उसका सामना जमूखा की क़ियादत में बने
एक बड़े इत्तेहाद से हुआ। ये जंग, जिसे जंग चकीरमावत कहा जाता है, फैसला कुन साबित हुई। तमोजन की मुनज्जम और वफादार फौज ने जमूखा की गैर मुनज्जम भीड़ को शिकस्त फाश दी। जमूखा फरार हो गया, लेकिन बाद में उसके अपने ही साथियों ने उसे पकड़कर तमोजन के हवाले कर दिया। तमोजन ने अपने पुराने दोस्त को एक बाइज्जत मौत की पेशकश की, बगैर खून बहाए, क्योंकि शाही खून जमीन पर बहाना बुरा शगुन समझा जाता था। जमूखा की मौत के साथ ही मंगोलिया की सरजमीन पर तमोजन का कोई हरीफ बाकी नहीं रहा। सन 1206 में दरियाए ओनवन के किनारे एक अजीम कुरुलताई कबायली सरदारों का इज्तिमा मुनाकद हुई। मंगोलिया के तमाम कबाइल ने, जिन्हें अब तमोजन मुतहद कर चुका था, उसे अपना वाहिद और अजीम रहनुमा तस्लीम किया। उसी इज्तिमा में उसे चंगेज खां का खिताब दिया गया, जिसका मतलब कायनाती हुक्मरान या तमाम समंदरों का खां है। वो शख्स जो कभी एक बेसहारा यतीम था, आज मंगोल कौम का बानी और शहंशाह बन चुका था। उसने बिखरे हुए, लड़ते हुए कबाइल को एक नाम दिया, यखा मंगोल औलस, यानी अजीम मंगोल कौम। एक नए दौर का आगाज हो चुका था। चंगेज खां सिर्फ एक अजीम फातेह ही नहीं था, बल्कि एक बेमिसाल मुंतजिम और कानून साज भी था। वो जानता था कि सिर्फ तलवार के जोर पर एक वसीया सल्तनत को कायम नहीं रखा जा सकता। उसके लिए एक मजबूत निजाम, मुस्तहकम कवानीन और एक मुस्सर इंतजामी ढांचे की जरूरत थी। मंगोल कौम को मुत्तहद करने के बाद उसका अगला कदम अपनी सल्तनत को वो बुनियादें फराहम करना था जिन पर वो सदियों तक कायम रह सके। उसका सबसे बड़ा कारनामा यासा नामी कवानीन का मजमुआ था। ये कोई बाकायदा तहरीरी आईन नहीं था, बल्कि चंगेज खां के जारी करदा अहकामात, रिवायात और फैसलों का एक जाबिता था जिसे मुकद्दस समझा जाता था। यासा का मकसद मंगोल मुआशरे को मुनज्जम करना, जराइम को खत्म करना और सल्तनत में अमन व ईमान कायम करना था। मजहबी रवादारी। चंगेज खां की सल्तनत में हर मजहब के पैरोकार को मुकम्मल आजादी हासिल थी। उसने तमाम मजाहिब के रहनुमाओं, ईसाई, मुसलमान, बुद्ध मत को टेक से मुस्तस्नी करार दिया, ताकि वो बगैर किसी रुकावट के अपने लोगों के लिए दुआ कर सकें। वो खुद शमन अज़म पर यकीन रखता था, लेकिन समझता था कि सल्तनत की बका के लिए तमाम मजाहिब का एहतराम जरूरी है। ये चंगेज खां की कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। उसने पूरी मंगोल फौज को एशारी निजाम, डेसिमल सिस्टम पर मुनज्जम किया। फौज को 10 अरबान, 100 जवून, 1000 मंगान और 10,000 तोमन के दस्तों में तकसीम किया गया। हर दस्ते का सरबराह बराह रास्त अपने से ऊपर वाले ऑफिसर को जवाबदा था। इस निजाम ने फौज में बेपनाह नज़्म व ज़ब्त पैदा किया और उसे इंतहाई मौसर बना दिया। यासा के तहत कानून सबके लिए बराबर था। चोरी, जिना, झूठी गवाही और गद्दारी जैसे जराइम की सजा मौत थी। उसने कबायली झगड़ों और खून बहा की रवायात को खत्म कर दिया और तमाम तनाज़ात का फैसला मरकजी हुकूमत के तहत होने लगा। चंगेज खां समझता था कि तजारत सल्तनत की मुआशी शहरग है। उसने शाहराह रेशम, सिल्क रोड को महफूज बनाया और तजारती काफिलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। उसने याम के नाम से एक नाकाबिल यकीन हद तक मोसे डाक और मुआसिलाती निजाम कायम किया। सल्तनत के तूल व अर्ज में हर 25 से 30 मील के फासले पर चौकियां कायम की गईं, जहां ताजा दम घोड़े और हर कारे हुमा वक्त तैयार रहते थे। इस निजाम की बदौलत पैगामात और फौजी दस्ते इंतहाई तेज रफ्तारी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते थे। उसने औरतों के अगवा और उन्हें खरीदने बेचने पर पाबंदी लगा दी। उसने हुक्म दिया कि कोई भी मंगोल दूसरे मंगोल को गुलाम नहीं बना सकता। उसने सफाई सुथराई के सख्त कवानीन नाफिज किए, जैसे दरियाओं और झीलों में नहाने या कपड़े धोने पर पाबंदी लगा दी ताकि पानी आलूदा न हो। उन कवानीन और इस्लाहात ने मंगोल मुआशरे को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। कबायली वफादारियों की जगह कौमी और रियासती वफादारी ने ले ली। मेरठ की बुनियाद पर तरक्की के मौके पैदा हुए, जिससे आम लोगों में भी आगे बढ़ने का जज्बा पैदा हुआ। चंगेज खां ने मंगोलों के लिए एक तहरीरी जबान,
एक वर रस्म ख़त पर मबनी भी मुतारफ करवाई ताकि सल्तनत के रिकॉर्ड और कवानीन को महफूज किया जा सके। ये वो निज़ाम था जिसने चंगेज़ खां को सिर्फ एक जंगजू सरदार से एक शहंशाह के दर्जे पर पहुंचा दिया। उसने एक ऐसी मशीनरी तैयार कर दी थी जो न सिर्फ जंग के मैदान में मौसर थी बल्कि अमन के जमाने में एक वसीया सल्तनत को चलाने की पूरी सलाहियत रखती थी। अब मंगोल कौम अंदरूनी तौर पर मुस्तहकम और मुतहद हो चुकी थी और उसकी नजरें मंगोलिया की हुदूद से बाहर की दुनिया पर थीं। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा तूफान दस्तक दे रहा था। मंगोलिया को मुतहद करने और अपनी सल्तनत को एक मजबूत इंतजामी बुनियाद फराहम करने के बाद चंगेज़ खान ने अपनी तौजा उन तहजीब याफ्ता और अमीर रियासतों की तरफ मबजूल की जो उसकी सरहदों से परे थीं। उसके दिल में दुनिया को फतह करने का एक अजीम मंसूबा था जिसे वो आसमानी ताकत तंगरी का हुक्म समझता था। अगले 2 दिहाइयों में उसकी फौजें एक ऐसे तूफान की तरह उठें जिसने आधी दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। चंगेज़ खां का पहला बड़ा हदफ तंगूत कौम की सल्तनत मगरबी जिया थी जो शाहराह रेशम के अहम रास्तों पर काबिज थी। ये एक अमीर और गुंजान आबाद रियासत थी। 1209 में मंगोल फौजों ने इस पर हमला कर दिया। तंगूतों ने किला बंद शहरों में पनाह ली जो मंगोलों के लिए एक नया चैलेंज था क्योंकि वो खुले मैदानों में लड़ने के आदी थे। लेकिन चंगेज़ खां ने जल्द ही मुहासरे की जंग का फन सीख लिया। उसने दरियाओं का रुख मोड़कर शहरों को डबोने की कोशिश की और चीनी इंजीनियरों की खिदमत हासिल करके किला शकन हथियार बनवाए। बिलाखिर मगरबी जिया के हुक्मरान ने शिकस्त तस्लीम कर ली और चंगेज़ खां की बालादिस्ती कबूल करते हुए खिराज देने पर आमादा हो गया। ये फतह मंगोलों के लिए एक बड़ी कामयाबी थी जिसने उन्हें चीन पर हमले के लिए एक स्ट्रेटेजिक बेस फराहम किया। उसके बाद चंगेज़ खान ने शुमाली चीन पर काबिज जोरचन कौम की ताकतवर जिन सल्तनत की तरफ रुख किया। ये एक बहुत बड़ी और दौलतमंद सल्तनत थी जिसकी आबादी करोड़ों में थी। 1211 में मंगोलों ने हमला शुरू किया जिनकी फौज तादाद में बहुत ज्यादा थी, लेकिन चंगेज़ खां की जंगी हिकमत अमलियों के सामने बेबस नजर आई। मंगोलों ने जाली पसपाई, फेंड रिट्रीट जैसी चालों का इस्तेमाल किया जिसमें वो जानबूझकर भागने का नाटक करते और जब दुश्मन की फौज ताक़ुब में बेतरतीब हो जाती तो पलटकर उन पर हमला कर देते। 1215 में मंगोलों ने जिन सल्तनत के दारुल हुकूमत जोंगडू मौजूदा बीजिंग का मुहासरा कर लिया। ये तारीख के सबसे खूनरेज मुहासरों में से एक था। महीनों के मुहासरे के बाद जब शहर फतह हुआ तो फातहीन ने उसे आग लगा दी और लूट मार का बाजार गर्म किया। कहा जाता है कि शहर कई दिनों तक जलता रहा और इंसानी खोपड़ियों के मीनार बना दिए गए। इस फतह ने मंगोलों को बेपनाह दौलत, वसाइल और सबसे अहम चीनी जंगी टेक्नोलॉजी जैसे बारूद और मुहासरे के इंजन फराहम की। मशरिक में अपनी फतूहात मुस्तहकम करने के बाद चंगेज़ खान ने मगरब की तरफ तवज्जो दी। उस वक्त वस्ती एशिया, ईरान और अफगानिस्तान पर ख्वारिज़्म शाही सल्तनत की हुकूमत थी जिसका हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद था। ये एक बहुत बड़ी और ताकतवर मुस्लिम सुल्तनत थी। इब्तदा में चंगेज़ खान जंग नहीं बल्कि तजारत चाहता था। उसने 1218 में एक तजारती काफिला और अपने सफीर ख्वारिज़्म भेजे, लेकिन ख्वारिज़्म के शहर ओटरार के गवर्नर अनलचक ने लालच में आकर काफिले के ताजिरों को जासूस करार देकर कत्ल करवा दिया और उनका माल जब्त कर लिया। ये चंगेज़ खां की तौहीन थी। उसने एक और सफीर सुल्तान के दरबार में भेजा और अनलचक को उसके हवाले करने का मुतालबा किया। सुल्तान अलाउद्दीन ने गुरूर में आकर न सिर्फ ये मुतालबा ठुकरा दिया बल्कि मंगोल सफीर को भी कत्ल करवा दिया। ये वाकया ख्वारिज़्म शाही सल्तनत के लिए मौत का परवाना साबित हुआ। चंगेज़ खां गुस्से से आग बगौला हो गया। उसने अपनी पूरी फौजी ताकत जमा की जो तकरीबन 2 लाख के करीब थी और तारीख के सबसे तबाह कुन हमलों में से एक का आगाज कर दिया। 1219 में
मंगूल फौज तीन अतराफ से ख्वारिज़म पर हमला आवर हुई। चंगेज़ खान ने अपनी फौज को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई जिसने ख्वारिज़म के फौजी कमांडरों को हैरान कर दिया। उसने खुद एक दस्ते की क़ियादत करते हुए नाकाबिल उबूर समझे जाने वाले क़ज़ल कुम सहरा को पार किया और सीधा ख्वारिज़म के दिल बुखारा पर हमला कर दिया। बुखारा और फिर समरकंद जैसे अजीम शहर जो इल्म और सकाफत के मराकिज थे, चंद दिनों में फतह हो गए। मंगोलों ने इन शहरों में ऐसी तबाही मचाई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लाखों लोगों को कत्ल किया गया, कुतुब खानों को जला दिया गया और शहरों को खंडरात में तब्दील कर दिया गया। सुल्तान अलाउद्दीन मंगोलों की तेज रफ्तारी और वहशत से खौफजदा होकर मैदान जंग से भाग निकला। चंगेज़ खान ने अपने दो बेहतरीन जर्नीलों जबियह और सबूताई को उसके ताक़ुब में भेजा। सुल्तान अपनी सल्तनत में मारा मारा फिरता रहा और आखिरकार बहरा के स्पेन के एक जजीरे पर बीमारी और बेबसी की हालत में मर गया। उसके बाद मंगोलों ने सल्तनत के दारुल हुकूमत अरगंज का रुख किया, जहां सबसे ज्यादा शदीद मुज़ाहमत हुई। शहर की फतह के बाद कहा जाता है कि हर मंगोल सिपाही को 24 अफराद को कत्ल करने का हुक्म दिया गया, जिससे लाखों लोग मारे गए। उसके बाद मंगोलों ने खुरासान, मौजूदा अफगानिस्तान और मशरकी ईरान का रुख किया और हिरात, निशापुर और मरू जैसे शहरों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ये सिर्फ एक मुल्क की फतह नहीं थी, बल्कि एक पूरी तहजीब की तबाही थी। चंगेज़ खान ने यह सब कुछ जानबूझकर किया ताकि कोई दोबारा मंगोलों के खिलाफ सर उठाने की जुर्रत न करे। इसकी दहशत इतनी फैल गई कि कई शहरों ने बगैर लड़े ही हथियार डाल दिए। उस जंग ने इस्लामी दुनिया के मरकज को हिलाकर रख दिया और उसके जख्म सदियों तक नहीं भर सके। चंगेज़ खान अब सिर्फ मंगोलों का खान नहीं रहा था, वो दुनिया का सबसे खौफनाक और ताकतवर हुक्मरान बन चुका था। ख्वारिज़म शाही सल्तनत को नीसत व नाबूद करने के बाद चंगेज़ खान 1225 में मंगोलिया वापस लौटा। वो अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके अंदर की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। उसकी आखिरी मुहिम उन तंगूतों के खिलाफ थी जिन्होंने उसकी ख्वारिज़म मुहिम के दौरान फौजी मदद फराहम करने से इनकार करके बगावत की थी। चंगेज़ खान गद्दारी को कभी मुआफ नहीं करता था। 1237 में उसने मगरिबी जिया पर एक बार फिर पूरी ताकत से हमला किया। उसने तंगूतों को फैसला कुन शिकस्त दी और उनकी पूरी तहजीब को सिफहा हस्ती से मिटाने का हुक्म दिया। शहरों को तबाह कर दिया गया, आबादी का कत्ल आम किया गया और उनकी तहरीरी जबान और सकाफत के तमाम निशानात मिटा दिए गए। इसी लड़ाई के दौरान चंगेज़ खान की सेहत बिगड़ने लगी। उसकी मौत की वजह आज तक एक मुअम्मा है। कुछ मूर्खीन का ख्याल है कि वो एक शिकार के दौरान घोड़े से गिरकर अंदरूनी चोटों की वजह से हलाक हुआ। कुछ रिवायात के मुताबिक उसे तंगूत मलका ने कत्ल किया था, जबकि ज्यादातर का ख्याल है कि उसकी मौत किसी बीमारी, मुमकिना तौर पर टाइफाइड बुखार से हुई। अगस्त 1227 में तारीख का ये अजीम फातिह उस दुनिया से रुखसत हो गया। अपनी वसीयत के मुताबिक उसकी मौत को खुफिया रखा गया ताकि तंगूतों के खिलाफ लड़ाई मुकम्मल की जा सके। उसके जसद खाकी को वापस मंगोलिया ले जाया गया और एक नामालूम मुकाम पर दफन कर दिया गया। जनाजे में शामिल तमाम लोगों और रास्ते में मिलने वाले हर शख्स और जानवर को कत्ल कर दिया गया ताकि कोई भी उसकी कब्र का निशान न जान सके। कहा जाता है कि उसकी कब्र पर 1000 घोड़े दौड़ाए गए ताकि जमीन बराबर हो जाए और फिर उस पर दरख्त लगा दिए गए। आज तक चंगेज़ खान की कब्र दुनिया के सबसे बड़े आसार कदीमा के राजों में से एक है। चंगेज़ खान की विरासत 2 धारी तलवार की मानंद है। एक तरफ वो एक बेरहम और सफाक जंगजू था जिसकी फौजों ने करोड़ों इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। उसने कई अजीम शहरों और तहजीबों को तबाह कर दिया, जिससे इंसानी तारीख को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। उसका नाम सदियों तक खौफ और दहशत की अलामत बना रहा। लेकिन दूसरी तरफ वो एक दूर अंदेश और विजनरी रहनुमा भी था। उसकी विरासत के मुस्बित पहलू भी इतने ही अहम हैं।
उसने बिखरे हुए और खाना बदोश कबाइल को मुत्तहद करके एक कौम बनाया और उन्हें एक शनाख्त दी। आज भी वो मंगोलिया का कौमी हीरो और बाबाए कौम माना जाता है। उसकी फतूहात के बाद उसकी वसी सल्तनत में तकरीबन 1 सदी तक अमन व अमान कायम रहा, जिसे मंगोल अमन कहा जाता है। उस दौर में शाहरा रेशम पहले से कहीं ज्यादा महफूज हो गई, जिससे मशरिक और मगरब के दरमियान तजारत, ख्यालात, इजादात जैसे बारूद, कुतुबनुमा, प्रिंटिंग प्रेस और सकाफत के तबादले को बेपनाह फरूग मिला। उसने तारीख की सबसे बड़ी मुत्तसल जमीनी सल्तनत की बुनियाद रखी। उसकी मौत के वक्त यह सल्तनत बुहेरा कैस्पियन से लेकर बहर काहिल तक फैली हुई थी। उसके जानशीनों ने उसे मजीद वसाअत दी और ये पोलैंड से कोरिया तक पहुंच गई। उसके बनाए हुए कवानीन, यासा और इंतजामी ढांचे जैसे याम सिस्टम ने एक विसिया सल्तनत को मौसर तरीके से चलाने के नए मायारात कायम किए। उसकी मजहबी रुवादारी की पॉलिसी भी अपने वक्त से बहुत आगे थी। चंगेज खान ने अपनी जिंदगी में ही अपने जानशीन का फैसला कर लिया था। उसने अपने 4 बेटों जोची, चगताई, ओगदाई और तोलोई में से अपने तीसरे बेटे ओगदाई को अपना जानशीन मुकर्रर किया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुतवाजन और अवाम में मकबूल था। उसने अपनी सल्तनत को अपने बेटों में तकसीम कर दिया, जिससे बाद में 4 बड़ी खानातें गोल्डन होर्ड, चगताई खनाते, इल खनाते एंड युआन डायनेस्टी वजूद में आए। चंगेज खां एक ऐसा शख्स था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वो एक तूफान की तरह आया और हर चीज को तहस नहस कर गया, लेकिन उसी तूफान के बाद एक नई दुनिया ने जन्म लिया। उसकी कहानी ताकत, जुल्म, जहानत और एक नाकाबिल यकीन अज़म की दास्तान है। आज 8 सदियां गुजरने के बाद भी उसका नाम तारीख के औराक पर एक ऐसे हुक्मरान के तौर पर जाना जाता है जिसका सानी शायद कभी पैदा ना हो। वो एक मुअम्मा है, एक तबाह कुन फातिह भी और एक अजीम कौम का मैमार भी।